देखो, पाठ का शीर्षक है ल्हासा की ओर। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। हाँ, लेकिन ये इनका नाम बाद में पड़ा, बाद में इनका नाम पड़ा। इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, और ये नाम इनको मिला 1930 ईस्वी में। ठीक है, जन्म से इनका मूल नाम जो था ना, इनका मूल नाम था केदार पांडे। क्या नाम था इनका? केदार पांडे। लेकिन आगे चल करके ये बौद्ध धर्म के प्रति बहुत अधिक आकृष्ट हुए। बौद्ध धर्म इनको अच्छा लगा। बाद में जाके इन्होंने 1930 में बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म जब अपनाया ना, तब से इनका नाम क्या पड़ा? राहुल सांकृत्यायन। केदार पांडे से क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म जो हुआ था 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल, ननिहाल का मतलब हाँ, उनके नानी के घर। गांव का नाम था पंदहा, जिला था आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका पैतृक गांव है, गांव जो है मतलब इनके पिताजी का घर वो कनैला था। पैतृक गांव क्या हुआ? कनैला। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में, आगरा में, लाहौर में, कई जगहों पर हुई। पहले बता चुके कि 1930 में इन्होंने क्या, कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद इनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन इनका नाम हो गया। ठीक है, ये एक साथ कई भाषाओं के जानकार थे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानते हैं? भोजपुरी जो हमारी अपनी भाषा है वो जान लिए, हिंदी आ गई, अंग्रेजी थोड़ा बहुत जान ली। लेकिन राहुल सांकृत्यायन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी और भी कई भाषाओं के जानकार थे। कहने का मतलब है ना कि पढ़ाई लिखाई में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, और यही कारण था ना कि इनको महापंडित कहा जाता था। पंडित नहीं, क्या कहा जाता था? महापंडित। एक साथ कई भाषाओं के जानकार थे। हमेशा घूमते रहते थे। अब कहेगी कि घूमते थे तो पढ़ते कम से थे। अलग अलग जगह पे घूम के उस जगह के बारे में जानते हाँ, जानते थे। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, नहीं, वहाँ की भौगोलिक संरचना, वहाँ की आस्था, वहाँ की मान्यता, इन सब चीज़ों पर जहाँ घूमते थे उसके बारे में गहराई से अध्ययन करते थे। नहीं, तो कई जगह का इनको ज्ञान हो गया था घूमते घूमते। भोजपुरी में वो कहावत कहा जाता है, समझिए, कि पढ़े तो पढ़ाई न तो शहर में बसाई। कहने का मतलब है ना कि बच्चा यदि पढ़ता है तो उसको पढ़ाइए, नहीं पढ़ता है तो उसको किसी शहर में बसाइए। पढ़ेगा तो किताब से जानकारी लेगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो ऐसे माहौल में उसको डाल दीजिए कि माहौल से सीखे। किताब पढ़ने में यदि मन नहीं लगता है तो उसको ऐसे माहौल में डालिए जहाँ से वो जहाँ से सीखे, जहाँ से उसका जीवन कैसे सुचारू रूप से चलेगा इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करे। ऑब्जर्व करे, तो ऑब्जर्व करके भी आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्यिक सृजन किया है। ये सब साहित्यिक विधा है। जैसे अभी तक, हालांकि इसके पहले तुमको बताए हैं कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में जैसे हमने तुमको कहा कि जीवनी है, संस्मरण है, कहानी है, लेख है, नहीं, यात्रा वृत्तांत है। तो इसी से तुम समझो, चाहे इनकी जानकारी के बारे में अंदाज़ा लगाओ कि एक साथ कई भाषाओं के जानकार, घूमते रहे हैं, हमेशा घूमते रहते थे, तो कई जगह की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति की जानकारी, नहीं। और गद्य साहित्य की जितनी प्रमुख विधाएं होती हैं सब में इन्होंने लिखा भी है। कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध, अनेक विधाओं में सृजन किया।
कई ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। हिंदी में उसका महाभारत वगैरह सीरियल देखती है तो देखती है, नीचे वाला लिखते रहता है अंग्रेजी में, तो क्या है किसी न किसी के द्वारा अनुवाद किया गया है। हिंदी का जो डायलॉग है ना उसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। मेरी जीवन यात्रा की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे कितना है ये, पार्ट 6 तक। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि प्रमुख है। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन के साहित्य को घुमक्कड़ी साहित्य भी कहा जाता है। घुमक्कड़ी साहित्य मतलब घूमते घूमते बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। 150 से अधिक इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। सोच लो, व्यक्ति अपने आप में एगो लाइब्रेरी था। 150 को तो किताब खुदे लिख दिए थे। 1963 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। जन्म कब हुआ? 1893 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी में। यात्रा वृत्तांत लिखने में माहिर थे, और यही यात्रा वृत्तांत जो लिखते थे ना, इनके साहित्य को घुमक्कड़ी साहित्य कहा जाता है। घूम घूम करके लिखना। कबीरदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है जानती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? साधुकड़ी भाषा, याद रखना। साधु लोग का हाँ। राहुल सांकृत्यायन ने जो साहित्य लिखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घुमक्कड़ी साहित्य कहते हैं। अब एक चीज़ जानना जरूरी है कि ये जो पाठ है लहासा की ओर, गद्य साहित्य की यात्रा वृत्तांत विधा है। कौन विधा है? यात्रा वृत्तांत है। जैसे 2 बैलों की कथा कहानी है, वैसे ही लहासा की ओर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा का वृत्तांत यानी यात्रा के संबंध में कहा गया है। लिखा किसके द्वारा गया है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। पाठ का शीर्षक क्या है? 3 प्रश्न तो यही हो गया। पाठ का शीर्षक लहासा की ओर, पाठ का शीर्षक लहासा की ओर, लेखक का नाम चाहे रचनाकार का नाम राहुल सांकृत्यायन, और लहासा की ओर गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने का कोई फायदा बताओ तो, सोच कर। लोग जानेगा उस जगह के बारे में। हाँ, जो पढ़ेगा वो उस जगह के बारे में, जो पढ़ेगा उस जगह। आज पहले की दुनिया, जब जैसे इनका जन्म दिया हुआ है 1893 ईस्वी में, ठीक है। कैसे क्या होता था उस जगह में, क्या होता था? आज के जितना हम लोगों का क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना तीव्र नहीं न था, तेज नहीं न था। आज जहाँ मान लो कि दिल्ली जाने का मन किया, तो आज मन किया कल सुबह दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। हवाई जहाज़ से गए तो 4 घंटा 5 घंटा में पहुँच जाएंगे। नहीं, मतलब 4 घंटा 5 घंटा नहीं, अरे दिल्ली तो पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटा में। लेकिन कुछ रोडवे से भी जाना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट वगैरह चाहे जहाँ। तो या मन किया तो दिल्ली किसी से वीडियो कॉल करके बात कर लिए। लाल किला घूमने गया है, हमको वीडियो कॉल कर दिया गया, अच्छा थोड़ा हमको भी दिखाते रहो, तो यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं। पहले तो ये सब चीज़ नहीं न था, पहले तो ये सब चीज़ नहीं था। तो पहले या तो अब जैसे इसी में तिब्बत की यात्रा के बारे में लिखा गया है, तो तिब्बत के बारे में कौन लोग जानेंगे? जो तिब्बत गए हैं वही न जानेंगे। लेकिन सब लोगों को तो तिब्बत जाने का भाग्य मिलेगा नहीं, या सब लोग तिब्बत पहुंच नहीं सकते हैं। उसी समय इन्हीं को भिखारी के भेष में जाना पड़ा। तिब्बत की यात्रा प्रतिबंधित थी, भिखार बन करके गए थे तिब्बत में। प्रतिबंधित था। अब कैसे, आज जैसे पाकिस्तान की यात्रा तो प्रतिबंधित ही है ना, जाना होगा तो वीज़ा पासपोर्ट बनवा के जाएंगे। उस समय नहीं जाना था, बंद था। तो जो जाएगा वही न जानेगा। तो यात्रा वृत्तांत का फायदा ये होता था कि जो लोग वहाँ नहीं भी गए हैं ना, उनको भी वहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ की भौगोलिक बनावट इत्यादि के बारे में जानकारी मिल जाती थी। दूसरा चीज़ कि हमने यदि पढ़ लिया है किसी जगह के बारे में, कोई व्यक्ति गया है, यात्रा वृत्तांत लिखा है, हमने पढ़ लिया है, तो अब जब हम जाएंगे वहाँ तो हमको थोड़ी सी सहजता होगी वहाँ को समझने में, वहाँ के लोगों को जानने में, वहाँ की विधि व्यवस्था के अनुसार चलने में। जो पढ़ा रहेगा उसको थोड़ी सहजता होगी।
तो ये यात्रा वृत्तांत का फायदा था। और यात्रा वृत्तांत का मतलब ये नहीं होता था लिखने का कि बस गए हैं कहाँ कहाँ घूमे या बैठ के क्या क्या खाए, नहीं, क्या क्या देखे लिख देना, सब कुछ लिखा जाता था। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग किस धर्म को मानते हैं, वहाँ के लोगों के बीच में आस्था अनास्था वाली बात कैसी है, रीति रिवाज कैसा है, वहाँ का कानून कैसा है, वहाँ की भौगोलिक बनावट कैसी है। भौगोलिक बनावट का मतलब कि समतल इलाका है कि पहाड़ी इलाका है, अधिक नदियाँ हैं कि अधिक रेगिस्तान है, नहीं, या खेती करने योग्य भूमि है, किस धर्म को लोग मानते हैं, नहीं, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, कानूनी व्यवस्था कैसी है, सब कुछ लिखा जाता था। जो पाठ पढ़ेगी आगे लाशा की ओर, तो इसमें तुम देखोगी कि भिक्षुक के वेश में यात्रा प्रतिबंधित होने के कारण चोरी छिपे दाखिल हुए हैं तिब्बत में, और वहाँ गए हैं ना, तो वहाँ कई वो चीज़ देखे हैं कि अपने यहाँ से भिन्न है यानी अलग है। जैसे सबसे पहले इसमें आया है वर्णन चाय बनाने का तरीका। नहीं, वो हम लोग चाय कैसे बनाते हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी वगैरह डाल करके। और वहाँ का लोग मक्खन से चाय बनाता था, वो भी नमक डालकर, वो अलग है। दूसरा चीज़ इसमें तुमको देखने को मिलेगा कि ऐसा हम किसी के घर में चले जाएंगे, अनजान है तो, अजनबी हैं तो, या हमारे घर में कोई आ सकता है, नहीं ना आ सकता है, वहाँ पे लोग चला जाता है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के यहाँ या क्या धारणा है, गरीबों से नफरत करते हैं, भगा देते हैं दरवाजे पर से भिखारी वगैरह को। वहाँ पे जो सूट बूट में आता था उसी को नहीं देखता था सब। जो भिखमंगे किस्म के लोग हैं वो बेरोक टोक किसी के घर में चले जाते थे। दूसरी सबसे बड़ी विचित्र बात तुमको ये लगेगी, घर में औरतें जहाँ काम कर रही हैं वहाँ तक वो भिखारी चला जाता था। वहाँ जा कर के अनजान व्यक्ति है किसी के घर में गया, और जो महिला काम कर रही है चूल्हे पर खाना वगैरह बना रही है, उससे कहता था कि चाय बनाओ मेरे लिए, अपना सामान वगैरह दे देता था निकाल करके, वो महिला उसको चाय बना के पिलाती थी। घर के मेल मेंबर को इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, तो एक अलग तरीके का वातावरण था वहाँ, सामाजिक व्यवस्था थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये लगेगी तुमको कि चाय बनाने के लिए जो सामान हमने दिया है, यदि हमारे मन में ये शौक हो गया कि हमने जितना सामान इसको दिया चाय बनाने के लिए, सब का चाय बना करके नहीं देगी, तो उसके बगल में बैठ करके निगरानी भी करेंगे उसका हम लोगों के यहाँ ऐसे होगा, मार के भगा देगा सब, हैं, टोला मोहल्ला वाला भी आकर के बाहर में स्वागत करेगा बढ़िया से, नहीं होगा, हैं। और एक बात इनको वहाँ विचित्र लगी, वो ये कि जैसे हमारे यहाँ लोग लाठी डंडा लेकर के घूमते हैं हाथ में सड़क पर, वहाँ के लोग घातक हथियार लेकर के घूमते थे। हाँ, बंदूक पिस्टल वगैरह लोग वहाँ लेकर के घूमते थे। अब इसके पीछे दो कारण भी बताया है कि एक तो वहाँ पुलिसिया व्यवस्था थोड़ी लचर थी, तो पुलिसिया व्यवस्था लचर होने का कारण ये था कि वहाँ की जो भौगोलिक बनावट, वही जो बता रहे थे, पहाड़ी इलाका था, नहीं, तो अब मान लो कि ज़मीन से 100 फीट ऊपर कोई हथियार लेकर के खड़ा है, पुलिस नीचे है, अब पुलिस नीचे से ऊपर जाएगी, 100 फीट पहुँचेगी, तब तक वो उतर जाएगा उधर नीचे। अच्छा, तुमको बताया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था या तो नहीं था, पुलिस को भी पैदल चलना था, चाहे घोड़ा वगैरह चलती होगी पुलिस, नहीं, तो आप नीचे से चढ़ करके ऊपर जाइएगा तब तक वो नीचे उतर जाएगा। तो पुलिस भी सोचती थी कि कौन सी जाए बिना मतलब का परेशान होने, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वहाँ से वो भाग गया रहेगा। और एक चीज़ विचित्र लगी, जैसे चोर उचक्के टाइप के लोग हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं, चाहे कभी कभार न्यूज़ वगैरह में भी आता है कि गर्दन से चेन नोच करके भाग गया, हाथ से मोबाइल छीन करके भाग गया है। वहाँ क्या करता था सब कि पहले आदमी को मार देता था, व्यक्ति की हत्या पहले की जाती थी, सामान बाद में लूटा जाता था। हम लोगों के यहाँ ऐसा होगा कि चेन लूटना है तो पहले गर्दन में काट दो, मोबाइल छीनना है तो हाथ में काट दो, है ना। तो विचित्र, तो ये क्यों था ऐसा? इसलिए कि पुलिसिया व्यवस्था थोड़ी सी, ऐसा नहीं था कि हथियार का कानून नहीं था, हथियार का कानून था, वहाँ भी रहा होगा, वहाँ भी था,
लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता था। बौद्ध धर्म को लोग अधिक तरजीह देते थे, वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत अधिक थे। वहाँ जो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते थे उनको विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। और बौद्ध धर्म उस पूजा स्थल में जो पुजारी होते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिर में पुजारी हो गए, मस्जिद में मौलवी हो गए, वहीं वैसे ही वहाँ विहार में जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? नमसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? नमसे कहा जाता था। एक और अलग बात वहाँ तो देखने को मिली लेते थे, खेती करने के लिए जो मजदूर होते थे, मजदूर नहीं, वो बेगार में मिलते थे, मतलब सिर्फ खाना खा करके। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ गरीबी बहुत अधिक रही होगी। एक तो खेती योग्य भूमि नहीं होगी लोगों के पास, इसलिए नहीं होगी कि पहाड़ी इलाका था। दूसरा, यदि किसी के पास खेती योग्य भूमि है तो उसको मजदूरी के लिए या मजदूर खोजने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, खाना खाली खिला देगा, मजदूर आकर के उसके खेतों में काम कर देंगे। और जिनके पास खेती योग्य भूमि होती थी उनको वहाँ के लोग जागीरदार कहते थे। क्या कहते थे? जागीरदार कहते थे। और वो मजदूर जो खेतों में काम करते थे वो जागीरदार को भगवान जैसा मानते थे। एक तरीके से क्या मानते थे? उसको भगवान मानते थे। ठीक है। और एक चीज़ कि जैसे हमारा खेत है तो हम अपने खेत में मजदूर कैसे काम कर रहे हैं देखने जाएंगे ना। वहाँ जो जागीरदार होते थे वो देखने नहीं जाते थे। वो काम कौन लोग देखते थे? नमसे के जिम्मे था, जो बौद्ध मठ के पुजारी हुआ करते थे। तो नमसे को भी वो लोग वैसे ही आदर देते थे। कैसे? जैसे भगवान को दिया जाता है। तो ये वहाँ की विधि व्यवस्था थी या सामाजिक बनावट थी, खेती करने का तरीका था, चाय बनाने का तरीका था, हथियार का कानून था, ये सब कुछ है। आगे तुमको फिर बताएंगे बाद में। तो वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति से इनकी दोस्ती हुई थी, उसका नाम पता है? सुमति। सुमति नाम। तो हम लोग कहीं घूमने उमने जाते हैं तो गाइड ले लेते हैं पैसा दे करके। नहीं, तो ये तो अपने गए थे भिखारी के वेश में, भिक्षु के वेश में गए थे वहाँ ना, तो अमीर बन नहीं सकते थे। नहीं, दूसरा चीज़ कि वहाँ अमीरों की कदर नहीं थी। तो एक स्थानीय व्यक्ति से दोस्ती किया कि वही घुमाएगा उनको, उसको उस जगह के बारे में जानकारी होगी। तो उसके साथ वो मंगोल जाति से था। नहीं, मंगोल जाति के लोगों का मुंह ऐसे ही लाल होता है। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि मुंह लाल होना मतलब बहुत अधिक गुस्सा में होना। लेखक को कभी कभी भ्रम हो जाता था कि हमारा दोस्त कहीं गुस्सा में तो नहीं हो गया है, जबकि उसका वहाँ के लोगों का मुँह वो क्या होता है, मंगोल जाति के लोगों का मुँह लाल होता ही। नहीं, ये सब है।